गरीब लकी को कॉलेज में एडमिशन मिलने से पहले अपने रहने और रोजगार का जुगाड़ करना था। एक केमिस्ट की दुकान में उसे नौकरी मिली और उसी दुकानदार ने दिल्ली की एक बस्ती में अपना एक छोटा सा 10 बाय 10 का सर्वेंट रूम उसे दे दिया। आज लकी काफी उदास था। एक तरफ जहां उसकी छत से पानी टपक रहा था, वहीं उसकी आंख से आंसू। इसकी वजह थी उसकी बस्ती के लोगों का उसके लिए रवैया। इस बस्ती में कई परिवार रहते थे और उन्हें एक अकेले बैचलर फटेहाल लड़के का अपने मोहल्ले में रहना खटक रहा था। वो लकी को मोहल्ले के किसी फंक्शन में ना बुलाते, चाहे लोहरी हो या होली। कई बार वो लोग कभी उसके घर के पानी काट देते तो कभी बिजली। कोई दिन ऐसा ना जाता जब लकी को वो लोग ताने ना मारते। एक बार शाम में जब कुछ लड़के लकी से चंदा मांगने आए तो लकी के पास पैसे नहीं थे। उसने बस इतना कहा कि वो ये पैसे कल दे देगा। और जब सुबह लकी उठा तो उसके दरवाजे के आगे कूड़े का ढेर पड़ा था। लकी समझ गया कि उसे तंग किया जा रहा है, पर कहीं और इंतजाम ना होने की वजह से वो चुपचाप सहता रहा। जिस दिन कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसी दिन हॉस्टल में शिफ्ट कर जाऊंगा, पर अब यहाँ नहीं रहूंगा, लकी ने अपने आप से कहा और सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि बस्ती के लोगों की जोर जोर से आवाजें आ रही है। उसने दरवाजा खोला और देखा कि गली में भगदड़ मची हुई है। वहाँ एक मकान में आग लगी थी। आग की लपटें आसमान को छुए जा रही थी और घर की मालकिन बाहर रोए जा रही थी। लकी ने जब पूछा तो पता चला कि उसकी छोटी बच्ची अभी भी घर के अंदर फंसी हुई है। आग इतनी भयंकर थी कि जो भी उस घर में जाता उसकी मौत पक्की थी। इसी वजह से हर कोई अंदर जाने से डर रहा था। सब लोग फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लकी जानता था कि अगर उसने समय खो दिया तो बच्ची की जान चली जाएगी। उसने आओ देखा ना ताओ तुरंत उस घर में घुस गया। जैसे ही वो अंदर घुसा एक बड़ा लकड़ी का पट्टा आकर उस पर गिरा, जिससे उसकी शर्ट जरा सी जल गई। उसने अपने हाथों से चिंगारी को बुझाया और आगे बढ़ता रहा। जलते हुए पर्दों और गिरी हुई अलमीरा के लपटों को लांग कर उसने उस बच्ची को पकड़ लिया और एक कंबल में लपेट कर बाहर आ ही रहा था कि लकी की पीठ पर फिर से जलती लकड़ी गिरी। लेकिन इस बार अपनी जलती पीठ की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़ता रहा। उसकी पीठ से निकल रही आग की लपटों और हाथ में बच्ची को देख पूरे मोहल्ले वाले हैरान थे। लकी ने उस रोती हुई माँ के हाथ में उसकी बच्ची को सौंप दिया और वही लोगों ने न सिर्फ उसकी आग बुझाई और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और लकी के नारे लगाने लगे। आज लकी उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। तू इतना समझ ले कि तुझे महीने की नहीं, दिनों की नहीं हर घंटे की तनख्वाह देता हूँ मैं। नौजवान लकी के अधेड़ उम्र के मालिक ने उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए उसे कहा। गरीब लकी को अभी अभी मिश्रा सेठ की केमिस्ट की दुकान पर नौकरी मिली थी। 2 दिन पहले ही मिली इस नौकरी को वो गंवाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो काम सीख रहा था, लेकिन उसका सेठ बड़ा खड़ूस और क्रूर इंसान था। पिछले 2 दिनों में उसने लकी को इतनी गालियां दी थी कि जितनी लकी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी थी। अगले दिन लकी ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। शुक्रवार का दिन था और उस गली के सभी दुकानदार एक के बाद एक बाहर रखी एक टोकरी में पैसा डालने लगे। लकी के मालिक ने भी यही किया। इतने में 5 हट्टे कट्टे लोग आए और उन्होंने वो पैसा अपनी जेब में डाल दिया। उन्होंने कई दुकानदारों से फ्री में सामान उठाया और चल दिए। लकी उन्हें रोक ही रहा था कि उसके मालिक ने लकी को थप्पड़ मारते हुए कहा, अबे गधे, मरवाएगा क्या? जानता है वो टोनी और उसकी गैंग है। इन्हें हमें हफ्ता देना ही पड़ता है। पुलिस भी ने कुछ नहीं कहती। एक बड़े एमएलए के चमचे हैं ये। तू मेरी दुकान बंद करवाएगा। चल चुपचाप काम कर। लकी को ये सब बर्दाश्त ना हुआ। उसने ठान लिया था कि वो टोनी और उसकी गैंग को सबक सिखाएगा। जब फिर शुक्रवार आया तो सारे दुकानदारों ने टोकरी में फिर पैसे डाले। सामने से टोनी और उसके गुंडे आ रहे थे और यहाँ लकी भी अपनी दुकान से निकला। उसने वो सारे पैसे अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में डाल दिए। सब दुकानदार लकी को मन ही मन गालियां दे रहे थे। सबको लगा आज इनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। इतने में टोनी लकी के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर बोला, अबे चूजे, अंडे की तरह फोड़ के रख दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई टोनी के पैसे को हाथ लगाने की? टोनी, मेरी आंखें एक बार समझाती, जुबान 2 बार समझाती हैं और मेरे हाथ बार बार समझाते हैं।
तुझे कौन सी भाषा समझ में आती है बता दे। ये पैसे इनकी मेहनत के हैं, तुझे नहीं ले जाने दूंगा कभी भी, लकी ने पूरे टशन में कहा। उसकी बात को सुनकर सारे गुंडे हंसने लगे। तभी टोनी ने अपना हाथ लकी की जेब में डालना चाहा। लकी ने पूरी ताकत से उसकी सारी उंगलियां मरोड़ दी। टोनी दर्द के मारे चीख पड़ा। तभी बाकी गुंडों ने लकी पर हमला किया और लकी ने पास में पड़ी एक रॉड से सबको एक झटके में गिरा दिया। उसका एक हाथ अभी भी टोनी का हाथ पकड़े हुए था। इतने में उसने एक फोन लगाया और 2 मिनट के अंदर इन गुंडों का बॉस वो एमएलए लकी के सामने खड़ा हो गया। उसने लकी के पांव पकड़ लिए। उसे ऐसा करता देख न सिर्फ दुकानदार बल्कि टोनी और बाकी गुंडे भी हैरान थे। बॉस की देखा देखी गुंडों ने भी लकी के पांव पकड़ लिए। एमएलए ने कहा, लकी सर, इन लोगों को नहीं पता था कि इस एरिया में आपकी दुकान भी है। इन गुंडों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए। लकी ने एमएलए को उठाते हुए कहा, जनता के सेवक हो, राजा बनने की कोशिश मत करो। आज शाम तक इन सब दुकानदारों के एक एक पैसे वापस इन्हें मिल जाने चाहिए, वरना वरना की नौबत नहीं आएगी सर। एमएलए ने फिर लकी से माफी मांगी। लकी का मालिक सोच में पड़ गया कि इस गरीब ने इतने बड़े लोगों से पंगा कैसे ले लिया और इस लकी ने किसको फोन लगाया जो एमएलए खुद यहां आ गया। लकी जैसे ही रात को टहल के कॉलेज कैंपस में वापस आया, उसने देखा कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स कैंटीन के पास डिस्कशन कर रहे थे। वो सब परेशान लग रहे थे। ये प्रिया के दोस्त थे। आज प्रिया और उसके ये दोस्त पार्टी करने पब में गए थे और जानबूझकर लकी को नहीं ले गए। उन्हें ना लकी का गरीब होना पसंद था, ना उसके कपड़े पहनने का ढंग और ना ही उसका साथ। लेकिन अब जब लकी ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उस पब में रॉकी भी आया था। रॉकी एक बड़े बिजनेसमैन का अय्याश और आवारा पीटा था। सबने बताया कि प्रिया रॉकी के साथ उसके फार्म हाउस पर गई है। लकी ने कहा, कमाल है, प्रिया अपनी मर्जी से गई है और तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो। अगर उसे रॉकी पसंद है तो ये उसका निजी मामला है। तभी स्वीटी ने कहा, तुम्हारा सिर्फ क्लास ही नहीं, दिमाग भी लो है लकी। ऋषभ ने स्वीटी को हटाते हुए लकी से बात की। अरे लकी, प्रिया ने ड्रिंक की हुई थी और हमारे मना करने के बाद भी वो रॉकी के साथ गई। वो यार, वहां वो फार्म हाउस में ना। आगे कुछ कहने की ऋषभ की हिम्मत ही नहीं हुई। स्वीटी ने कहा, वो रॉकी वहां लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर उनकी वीडियो बनाता है। लकी के होश उड़ गए। हमें प्रिया को बचाना होगा। रॉकी के फार्म हाउस का एड्रेस बताओ। लकी ने कहा, मर जाएंगे भाई, वहां जाएंगे तो वहां अंदर घुसने वालों को सीधा गोली मार सकते हैं उसके गार्ड्स। ऋषभ ने कहा। लेकिन स्वीटी ने लकी के मोबाइल में वो एड्रेस सेंड कर दिया। तुम लोग यहीं रुको, मैं प्रिया को वापस लेकर आऊंगा। लकी ने भरोसा दिलाया और अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। फार्म हाउस पहुंचते ही उसने वेटर के कपड़े पहन लिए और अंदर घुस गया। रॉकी ने अपने बेड पर प्रिया को लिटा रखा था। हर तरफ शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। एक जगह वीडियो कैमरा लगा हुआ था। प्रिया बेहोश थी। इतने में ही रॉकी रूम में आया और चिल्लाया, ओए वेटर, मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। तो जैसे नामर्द पर मर्दानगी के हाथ आजमाने आया हूं, लकी ने कहा और रॉकी के पेट में जोरदार घूंसा मारा। दोनों में हाथापाई शुरू हुई और इतने में ही रॉकी के गार्ड्स भागते हुए आए और लकी पर गन टांग दी। घुटनों के बल बैठा लकी हंसने लगा। है हंस क्यों रहा है बे? रॉकी ने कहा। बंदूक तेरी है रॉकी, पर बारूद मेरा है, वो देख। लकी ने जैसे ही ये कहा, सबने दरवाजे की तरफ नजर की। रॉकी के पापा अंदर आए तो उन्होंने रॉकी को थप्पड़ मारा और कहा, नालायक, जानता है ये आदमी कौन है? आज इन्हीं की फैमिली की वजह से हमारा बिजनेस चलता है। तभी पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके पिता ने उसे छुड़ाने की एक कोशिश नहीं की। उल्टा उन्होंने अपनी कार में लकी और प्रिया को वापस पहुंचा दिया। प्रिया को सलामत देख सभी सोच में पड़ गए कि लकी ने ये सब किया कैसे। वाकई कौन से परिवार से था लकी जो उसके पास इतनी पावर थी कि एक बाप ने अपने बेटे को जेल भेज दिया। क्या प्रिया और उसके दोस्तों को लकी की असलियत पता चलेगी? लकी की असलियत आखिर है क्या? जानने के लिए सुनिए